कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई अपनी पूरी फाइल लेकर और बहुत ही हैरान और परेशान थी कि मैडम आज तक मुझे इनफर्टिलिटी का कारण समझ नहीं आया है और इस बात से मैं बहुत व्यथित हूँ क्योंकि मैं इतने डॉक्टर्स को चेंज कर चुकी हूँ पर कोई भी डॉक्टर अभी तक मुझे ये नहीं बता पाया है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमने पाया कि उसके मोटी मोटी तौर पे सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे, बट उसको सर्वाइकल इन्फेक्शन था, उसको एक सर्वाइकल इरोजन था जिसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी। और साथ ही साथ जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया, 3D अल्ट्रासाउंड किया, तो मैंने पाया कि उसकी यूट्रस में एक एंडोमेट्रियल पॉलिप था जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही थी। फिर हमने उसका हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी से उस पॉलिप को निकाला, उसके सर्वाइकल इरोजन का इलाज किया, उसको अक्सर विजाइनल इन्फेक्शंस बार बार होते रहते थे, उनका निवारण किया और आज वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स भी मैं खुद ही देखती हूँ। रोज़ाना मेरे पास अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को सॉल्व करते हैं, उस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी हैं जो मैं आपको अंत में दूंगी। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब हमें कोई कारण नज़र नहीं आ रहा होता, मगर जब एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट या एक IVF स्पेशलिस्ट उसको डीपली देखते हैं तो पाते हैं कि इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक्चुअली एक्सप्लेन हो जाती है। नॉर्मली इसकी दर है 10 to 15%, बट एक IVF एक्सपर्ट के हाथ में केवल 5% इनफर्टिलिटी ही अनएक्सप्लेन रह जाती है। यानी कि ये समझिए कि हर इनफर्टिलिटी केस के पीछे कोई कारण छिपा हुआ है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी के लिए हम 3 प्रमुख टेस्ट करते हैं। हम अंडा बनने की प्रक्रिया को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें पता तो लगता है कि अंडे बन रहे हैं, मगर उनकी क्वालिटी को हम जज नहीं कर सकते। तो कई बार अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का एक्चुअली कारण एग की क्वालिटी पर निर्भर करता है। दूसरा टेस्ट है नलों का एक्सरे। नलों के एक्सरे में हमें ये तो पता लग जाता है कि नलों में दवाई जा रही है, नले खुले हैं या नहीं है, मगर उनकी फंक्शनैलिटी का पता नहीं लगता, यानी कि नले ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनका जांच करना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा स्पर्म काउंट हम कराते हैं, उसमें हम काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये सब देखते हैं। ये सब ठीक हो सकती हैं, परंतु पीछे छिपा हुआ DNA फ्रैगमेंटेशन रेट स्पर्म्स का बहुत हाई हो सकता है, और अगर DNA फ्रैगमेंटेशन रेट ज़्यादा हो तब भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ये है मुख्य कारण कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कैसे एक्सप्लेन हो सकती है। कुछ और कारण भी हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस शुरुआती अवस्था में दिखती नहीं है, केवल अल्ट्रासाउंड में बाद में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिन्हें चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, वो दिखती हैं। तो शुरुआत में एंडोमेट्रियोसिस मिस हो सकती है, यह भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। इसके अलावा विजाइनल इन्फेक्शंस, सर्वाइकल इन्फेक्शंस यानी कि सर्विसाइटिस, सर्वाइकल इरोजन यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे जख्म, या प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ सर्विक्स के लेवल पे होती हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती हैं। तो ये सब कारण जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा यूट्रस में हम अल्ट्रासाउंड से यूट्रस की मोटाई तो देखते हैं, जिसे एंडोमेट्रियल थिकनेस कहा जाता है, मगर क्या एंडोमेट्रियल थिकनेस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या शेप ऑफ द यूट्रस कैसा है, इसके ऊपर भी बहुत से कारण निर्भर करते हैं। इसलिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को तह तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो कि हम ट्रांसविजाइनल रूट से करते हैं,
जिसमें हमें ना केवल एंडोमेट्रियल की थिकनेस, एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी और एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी इन रिलेशन टू द ओवरीज की अंडा बनने की प्रक्रिया के हिसाब से पता लगती है, जिसे एंडोमेट्रियल सिंक्रोनी कहा जाता है। कुछ हद तक हमें अंडा बनने कितने अंडे बन रहे हैं, अंडे की क्वालिटी कैसी है, कुछ हद तक हमें ये भी पता लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीरम AMH लेवल्स, क्योंकि हमें ये दर्शाता है कि अंडा बनने की क्षमता ओवरीज में कितनी बची है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास 35 साल की उम्र के बाद आते हैं जिनकी अंडा बनने की प्रक्रिया कमज़ोर हो चुकी होती है, जिनके ओवेरियन रिजर्व्स कम हो चुके होते हैं। इस केसेस में सीरम AMH लेवल हमें बताता है कि हम कितने समय तक और टाइम दे सकते हैं और अंडा बनने की प्रक्रिया को कैसे बेटर कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। जैसे कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, वैसे हम बिल्कुल आंखों देखा हाल लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी में पा सकते हैं। हमें ना केवल ट्यूब्स, ओवरीज की कैपेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, पूरा हमें पता लग जाता है। ट्यूब्स के आसपास चिपकन, एडहीजन्स जो भी हैं उनको हम ठीक भी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से हमें यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, या इंट्रा यूट्राइन साइनिकी या चिपकन जिसे कहा जाता है उसका पता लगता है। और आजकल ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी से उसी सिटिंग में हम इन सब चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। सो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक्चुअली एक्सप्लेन हो जाती है जब जैसे ही हम अपनी दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कि हम इसको ट्रीट कैसे करें। हमने जान लिया, टेस्ट करके हमने देख लिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद होता है फर्स्ट 6 मंथ्स। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस टाइम में हम एक्टिवली इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं और प्रेगनेंसी की दर को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हम अंडा बनाने की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ईदर गोलियां, अंडा बनाने की गोलियां या फिर इंजेक्शंस, गोनाडोट्रोफिन्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम अगर IUI की प्रक्रिया भी साथ में इसके कंबाइन करें तो उससे हमें प्रेगनेंसी की दर 3 गुना बेटर हो जाती है। इसलिए इस पीरियड्स को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी कराने के बाद तुरंत प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आप 4 से 6 साइकिल्स IUI की करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर आप 3 साइकिल्स के बाद भी IVF का डिसीजन ले सकते हैं। अगर मेल फैक्टर में स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन हाई आता है तो 3 मंथ्स तक एंटीऑक्सीडेंट्स और ट्रीटमेंट देके स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन को कम किया जाता है। और उसके बाद IUI की प्रक्रिया से फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 बातें ज़रूर याद रखें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी डॉक्टर का चयन अच्छी तरह से करें, किसी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं ताकि आपकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी एक्सप्लेन हो सके, और जब वो एक्सप्लेन होगी तो उसका निवारण भी हो पाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर ना करें। अगर आप 35 वर्ष से कम हैं तो 3 to 6 साइकिल्स आप आराम से ले सकते हैं, 6 मंथ्स तक आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर 3 to 4 मंथ्स बाद ही आपको हो सकता है डिसीजन लेना पड़े IVF के लिए। तो ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि अंडा बनने की प्रक्रिया तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो तो धीरे धीरे घट ही रही है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आप स्ट्रेस ना लें। जब आप इस प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और बहुत ही होपलेस हो जाते हैं, और एक्चुअली यह भी एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है। आप इत्मीनान रखें, डॉक्टर पे विश्वास रखेंगे तो आपका निवारण ज़रूर हो पाएगा आपकी प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर इनका आंसर करूँगी। और हाँ, मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आपको प्रेगनेंसी हमारे माध्यम से हो। सो नमस्कार, सी यू अगेन।